एवरीवन, मैं तनिष्का मीणा एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम हमारे लास्ट वीडियोस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, लगभग उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिए थे। आज हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आज पढ़ाऊंगी आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 108 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स को हमने अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जो अपनी पीरियोडिक टेबल होती है उसकी जो स्टार्टिंग की जो 2 रोज होती है उनको हमने एस ब्लॉक में दे रखे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इधर 4 होती है और यूएन से होती है। ठीक है, यहाँ बीच से 2 एफ ब्लॉक की निकली हुई होती है, ये एफ ब्लॉक हो जाता है, ये बीच में डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। ठीक है, तो हम कौन सा ब्लॉक पढ़ेंगे? डी ब्लॉक। ठीक है, तो इस डी ब्लॉक में चार श्रेणियां होती है। ठीक है, इन चारों को पढ़ेंगे अपन। 4 होगी इसमें लेकिन मैंने यहाँ 2 ही लिखी है क्योंकि अपना जो कोर्स में जितना काम आएगी वो इन 2 से हो जाएगी, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो इनसे मैं आपको समझा दूंगी। आप चारों को थोड़ा बहुत बस माइंड में रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पुटअप होगा, इसलिए मैंने 2 ही लिखी है। ठीक है, तो ये जो श्रेणी होती है ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर आ जाएगा हीलियम। ठीक है, यहाँ हीलियम आ जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है अपना डी ब्लॉक। ये होता है अपना एलिमेंट नंबर 21। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट 21 मतलब स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो ये वाली जो श्रेणी होगी ये होती है अपनी 3D श्रेणी। ठीक है, 3D इसलिए क्योंकि ये जो अपने आवर्त होते हैं, जो अपने आवर्त में ये तीसरे नंबर पे आती है, इसलिए इसको 3D श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं सबसे पहले अपन इसकी ट्रिक देखते हैं, इसको याद करने की। इसको याद करने की काफी सारी ट्रिक्स होती हैं, सब अपनी अलग अलग ट्रिक बताते हैं, लेकिन आपको जिस टाइप से याद हो आप उस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसको इस टाइप से याद रख सकते हो आप। सस्ती वाली कार में फेंको मत कॉपर जिंक। ठीक है, सस्ती वाली कार में फेंको मत कॉपर जिंक। सस्ती से क्या हो गया? स्केडियम। टी से क्या हो गया? सस्ती। टी से क्या होगा? टाइटेनियम। वाली से हो गया वेनेडियम। कार से हो गया क्रोमियम। ठीक है, मैं से हो गया मैग्नीज। एफ से हो गया फेरस। को से हो गया कोबाल्ट। मत से हो गया निकल। ठीक है, मत से हो गया निकल। मत नहीं, यहाँ पे नहीं कर लो, मत से आपको समझ नहीं आया तो आप नहीं भी कर सकते हो। नहीं से हो गया निकल, नहीं ना कुछ भी मतलब। ठीक है, और कॉपर से कॉपर, जिंक से जिंक। ठीक है, सस्ती वाली कार में मत फेंको कॉपर जिंक। ठीक है, अब इसकी क्या होती है, इसकी भी देख लो आप। इसकी होती है यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह। यहां पर अपन मैप को ले लेते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। पढ़े तो आगे कूद। ठीक है, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद। ठीक है, यारी से हो गया ये वाई, जर्केडियम, इम्बोडियम। इस टाइप से अपन को किसी भी मतलब सबकी अलग अलग ट्रिक होती है, अपने हिसाब से इसको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की ये ट्रिक हो गई। अब अपन देखते हैं कि इसमें मैंने इन दोनों को इसलिए रख दिया क्योंकि अब हम इसी में इनके ऑक्सीकरण अंक, इनका गलनांक, इनका आकार सब कुछ इसी वीडियो में देख लेंगे। मतलब इसी एक ही वीडियो में लगभग डी ब्लॉक को कंप्लीट कर लेंगे। तो अपन अब क्या है,
3D श्रेणी हो गया। 3D श्रेणी मतलब इसमें n की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। n की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। हमें कभी भी अगर ये जो 3D श्रेणी होती है इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का या सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपने एक फॉर्मूला होता है, सब में होता है। तो जो डी ब्लॉक्स होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है उसका फॉर्मूला होता है n-1 d n s 1 to 2 1 या 2, और इसमें होता है 1 to 10। ये जो है 1 माइनस नहीं है, 1 to 10 है, मतलब इसमें क्या होगा 1 2 3 10 तक, ठीक है। और इसमें क्या होगा 1 and 2, और ये जो n है वो आवर्त की संख्या है, ये होगी 1 2 3 4, ठीक है। ये भी ऐसे ही चलती रहेगी। ये होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब n इक्वल्स टू जब अपन 4 रखेंगे, n इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3D 1 to 10 और 4s 1 to 2। तो ये अपनी कौन सी सीरीज आ गई, 3D श्रेणी आ गई, क्योंकि इसमें d की मतलब d के आगे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब हम अपन इसमें क्या आ गया 4 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 4D श्रेणी बन जाएगी। अब हम आगे देखते हैं इनके आकार के बारे में देखते हैं। तो जो अपने डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आकार के लिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और एक परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। अब पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है और परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। इससे पहले अपने को एक चीज और देख लेनी है थोड़ी बहुत, ये जो अपने एलिमेंट्स हैं इनको है ना संक्रमण तत्व भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये जो संक्रमण तत्व होता है, मैंने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको थोड़ा सा बताया नहीं, पहले वो बताते हैं ना, ठीक है। तो संक्रमण तत्व का मतलब क्या होता है, इनके डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो अयुग्मित होते हैं। अयुग्मित का मतलब कभी भी अपन इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो पाउली के अपवर्जन नियम से भरते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, डी में 5 ब्लॉक होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले एक ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे तो इसमें बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, अयुग्मित। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या होता है अपना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अपने जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये देखो D1 2 3 4 5 हो गया ना, 6। तो जो इसमें जो युग्मन होता है, मतलब जिंक के अलावा बाकी सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिंक कॉपर के अलावा सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब जो इसका लास्ट वाला एलिमेंट्स होता है उसके अलावा सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड के रूप में ना हो, 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हो, एक साथ नहीं हो। युग्मित का मतलब क्या है, एक साथ नहीं होना, ताकि ये हो कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक साथ नहीं हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसकी जो लास्ट वाली सीरीज होती है, मतलब जैसे मान लो जिंक और कैडमियम, इन दोनों में इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब इनमें है ना डी जो श्रेणी है इसमें देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3D10 4s2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 4D10 5s2, ठीक है। तो इन दोनों में है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। D10 का मतलब क्या हो गया, इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 को ऐसे भरेंगे, तो इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। और S में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उनको यूं भरेंगे, तो इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है,
ठीक है। और जो जब इनको मतलब इनका आयनन करवा दिया जाता है या फिर आयनन करवा दिया जाए या एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो त्याग देते हैं, मतलब ये कभी बॉन्ड बना लेंगे या इनका आयनन करवा देंगे, तो आयनन करवाने पर भी ये बनते हैं 3d10 4s0। ठीक है, ये वाला तो यू बनेगा और ये बनेगा 4d10 5s0। ठीक है, इसी के कारण इनको बोलते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स या अपने जो लास्ट में आता है मरकरी आता है। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट्स क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या फिर संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, इनको इस टाइप से समझा जा सकता है। अब अपन देखते हैं एक चीज और, ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसमें क्या होता है, इसके एस ब्लॉक जो होगा, एस ब्लॉक में इसके दो एलिमेंट्स भरे हुए होंगे, क्योंकि जो अपनी श्रेणी स्टार्ट हो रही है वो डी से मतलब 3d से स्टार्ट हो रही है, मतलब n = 4 से। तो ऊपर यहाँ पर अपने कितने वो आ गए 1 2, तो ये 1 2 3 4, मतलब ये फोर्थ नंबर पे आ जाता है। इसलिए इसमें n के तो जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे s के, यहाँ दोनों भर जाते हैं, यहाँ फिलअप हो जाते हैं, इसलिए s का तो जो अपने कक्षक होता है वो फुलफिल होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। तो अपने को किस में भरना है, डी में भर के देखना है, क्योंकि अपन डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि स्केडियम जो होता है उसके फर्स्ट में ये 4s2 तो होगा ही। ठीक है, 4s2 मतलब s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं पहले से ही। अब 3d फर्स्ट नंबर वाला है, इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1। ठीक है, सेकंड नंबर वाला होगा तो 2, थर्ड नंबर वाला होगा तो 3, 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2 सॉरी। ठीक है, तो इसी टाइप से अपन देखेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही बढ़ाना है। ठीक है, अब जैसे ही क्रोमियम आएगा, क्रोमियम में क्या होगा, क्रोमियम में क्या होगा 3d4 4s2, ये किस में चेंज हो जाएगा 3d5 4s1 में। अब ऐसा क्यों होगा, ये ऐसा इसलिए होगा जो अपना क्रोमियम होता है, मतलब ये देखो कभी भी जब डी ब्लॉक होगा अर्धपूरित और पूर्ण पूरित। अब ये अर्धपूरित और पूर्ण पूरित का लॉजिक क्या है, अर्धपूरित मतलब ये देखो पूर्ण पूरित में मतलब जब पूरा डी ब्लॉक कब भर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब अपना डी ब्लॉक कंप्लीट फिल होगा। ठीक है, लेकिन अगर तो उसे हम क्या बोलेंगे पूर्ण पूरित, मतलब पूर्ण रूप से वो भरा हुआ है, पूर्ण पूरित है। ठीक है, तो 10 का आधा कितना हुआ 5 हुआ, तो 5 पर क्या होगा वो अर्धपूरित होगा। तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित अवस्था अधिक स्थायी होती है। ठीक है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित अवस्था अधिक स्थायी होती है और सभी स्थायित्व की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, स्थायित्व की तरफ गति करते हैं, सब अपनी स्थिति पर बने हुए रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो क्रोमियम होता है, मैग्नीज पे तो 3d5 आ गया। ठीक है, लेकिन क्रोमियम में क्या आ रहा है 3d4 आ रहा है, 3d4 आ रहा है। तो ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, ये स्टेबल एलिमेंट बनना चाहता है, इसलिए ये क्या करता है जो एस एलिमेंट होता है, एस कक्षक जो होता है उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना जो डी कक्षक है उसको अर्धपूरित कर लेता है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर एस था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो इस एस से ये एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेता है, एस से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेके ये यहाँ पर फुलफिल करवा लेता है। तो इसका ये जो कक्षक होता है डी कक्षक, इसको ये क्या हो जाता है अर्धपूरित, ये अर्धपूरित हो गया। ये अर्धपूरित हो जाता है, अर्धपूरित अधिक स्थायी होने के कारण, अर्धपूरित अवस्था अधिक स्थायी होने के कारण ये एस कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेता है, डी कक्षक में आ जाता है, जिससे यह अधिक स्थायी होता है। इसलिए क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d4 4s2 होने के बजाय 3d5 4s1 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से क्या होता है कॉपर में, इसी टाइप से कॉपर में क्या होगा, कॉपर के लिए 3d5 4s2 होगा, 3d5 4s1 होगा। ठीक है, 3d5 4s1 होगा, 3d5 4s1 होगा। 3d5 4s1 होगा, 3d5 4s1 होगा। 3d5 4s1 होगा, 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 3d5 4s
कॉपर में ये पूर्ण पूरित हो जाएगा, क्योंकि कॉपर में क्या दे रखी है कंडीशन, दो 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ एस में कितने भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कॉपर के लिए, कॉपर का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 3d9 4s2, 3d9 4s2। अब कॉपर ये क्या हो गया, पूर्ण पूरित की ओर जाएगा, ये मूव करेगा, तो पूर्ण पूरित की ओर मूव करेगा तो ये एस से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने अंदर फिर फुलफिल कर लेगा, तो ये पूर्ण पूरित हो जाएगा। पूर्ण पूरित हो जाएगा। पूर्ण पूरित होने के कारण यह इसके अपनी स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, इसलिए एस से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d9 4s2 होने के बजाय 3d10 4s1 हो जाता है, ठीक है। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित का लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, नीचे वाली सीरीज में देख लेते हैं, उसमें भी उसी टाइप से चलेगा। और जो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 कक्षक होते हैं डी में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हुए चलते हैं अपन, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हुए चलते हैं, तो अपने को क्या करना है, अब 5 भर गए, मैग्नीज तक 5 भर गए, अब छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ से युग्मन होगा, मतलब यहाँ पर भरा जाएगा। तो ये जो अपना युग्मन होता है वो फेरस से शुरू होता है। तो अपना युग्मन कहाँ से प्रारंभ होता है, युग्मन जो होता है वो फेरस से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर दूसरे में कोबाल्ट में यहाँ हो जाएगा, निकल में एक और भर जाएगा, कॉपर में फिर दोनों भर जाते हैं, ठीक है। ये युग्मन, और इसमें युग्मन कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5, इसमें टाइटेनियम से युग्मन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर अपने 4s1 क्यों कर दिया, ठीक है। ये देखो 4d1 5s2, वैसा ही है ऊपर वाले जैसा, 4d2 5s2, 4d3 5s2। यहाँ क्या होता है, जो डी कक्षक 4d कक्षक जो होता है उसकी एनर्जी, ये 4d और 5d दोनों में ही ऐसा होता है, 4d कक्षक की एनर्जी अधिक होती है। इसकी एनर्जी अधिक होने के कारण ये s कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को अपने और आकर्षित करती है और अपने में भर लेती है। मतलब जो x कक्षक के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये d ब्लॉक हो गया और ये s, ठीक है। तो जो s के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो इसको अपनी ओर ले लेती है और अपने अंदर फुलफिल करवा लेती है। तो इसके कारण इसमें 4d और 5d श्रेणी में क्या होता है कि s कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ही बढ़ते चलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। बाकी अपने मोस्ट क्वेश्चन 3D सीरीज से पूछे जाएंगे, पर कुछ चीजें इसकी भी ध्यान रखनी है। अब अपन देख लेते हैं, इनका आकार देख लेते हैं एक बार। अब आकार में अपन सब चीजें अब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इस 5D सीरीज को मिटा देती हूँ। तो आकार में क्या होता है, आकार में मैंने अभी बताया था आपको पहले भी कि 2 चीजें होंगी आकार में, एक तो परिरक्षण प्रभाव और एक प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो परिरक्षण प्रभाव में क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव में पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश देख लेते हैं। तो इसके नाम से मीनिंग क्लियर हो रहा है, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश मतलब नाभिक का जो नाभिक पर जो आवेश होगा उसे बोलते हैं अपन नाभिकीय आवेश। मतलब नाभिक में जो टोटल आवेश होगा या टोटल चार्ज होगा उसे हम नाभिकीय आवेश बोलेंगे। ये नाभिक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी कक्षक। तो नाभिक में क्या पढ़े जाते हैं, प्रोटॉन्स। तो ये क्या है, प्रोटॉन, और इसके बाहर क्या चक्कर लगाते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, बाहर इलेक्ट्रॉनों की बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित नहीं है, अयुग्मित है अपने पास, अयुग्मित चलते रहते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण प्रोटॉन तो एक जगह भरे जा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, ये दूर दूर है। तो प्रोटॉन पास में है तो ये प्रबलता से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, अगर इधर इलेक्ट्रॉन है ये भी इधर जाएगा, इधर का इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएगा, इधर का इलेक्ट्रॉन भी इधर, मतलब ये अपने इनको इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन मतलब नाभिक में आवेश बढ़ जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो परमाणु का आकार कम होगा, ठीक है। लेकिन जस्ट अपोजिट क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन, परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होना प्रारंभ होंगे, युग्मित होंगे, ये नाभिक ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको भी प्रतिकर्षित करेगा। तो इस टाइप से इनका जो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण के कारण ये फैलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये इनको खींच रहा था, खींचने के कारण सिकुड़ रहा था परमाणु, लेकिन यहाँ पर ये इनके धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है तो इसमें क्या होगा, आकार बढ़ जाएगा, यहाँ कम होगा और यहाँ पर आकार बढ़ेगा, ठीक है। इस टाइप से अपने को ध्यान रखना है। तो अब अपन कौन से लॉजिक पे ध्यान लगाएं, यहाँ पर आकार कम भी हो रहा है, यहाँ पे आकार बढ़ भी रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आकार बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो किसके लिए लागू होता है, परिरक्षण प्रभाव हमेशा लागू होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स के लिए परिरक्षण प्रभाव लागू होता है, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होगा वहां पर ही परिरक्षण प्रभाव लगेगा, नहीं नाभिकीय आवेश लगेगा। तो अब देखो ये स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहां तक तो देखो अपने क्या हो रहा है, मैग्नीज को हटा दो, ठीक है, युग्मन नहीं हो रहा, युग्मन नहीं हो रहा तो इसमें क्या होगा, नाभिकीय आवेश लगेगा, नाभिकीय आवेश लगेगा तो लगातार प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो लगातार आकार में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। मतलब जब स्केडियम से क्रोमियम तक जाएंगे तो इसमें लगातार क्या होगी, आकार में कमी होगी, क्योंकि इसमें नाभिकीय आवेश के कारण इसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण नहीं होता है, जिसके कारण नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनमें वो परमाणु सिकुड़ जाता है, जिससे उसका आकार में कमी हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहां से क्रोमियम तक तो क्या होगा, आकार में कमी, ठीक है। मैग्नीज जो होती है, मैग्नीज का आकार क्रोमियम से ज्यादा होता है, मैग्नीज का आकार क्रोमियम से ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो इसमें D में 5 इलेक्ट्रॉन और S में 1 इलेक्ट्रॉन, कहीं पर भी बिल्कुल भी युग्मन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, है ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें थोड़ा सा युग्मन हो रहा है, मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है, इसकी तुलना में इसका आकार क्या हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, ठीक है। फेरस जो है, अब यहाँ पर ये जो तीनों हैं इनका आकार लगभग समान होता है, इनका आकार लगभग समान इसलिए होता है क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। परिरक्षण प्रभाव मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं और प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, तो दोनों एक साथ इफेक्टिव होते हैं, जिसके कारण इसमें आकार लगभग इन तीनों का समान रहता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कॉपर और जिंक, तो यहाँ पर फिर आकार बढ़ता है, ठीक है, कॉपर और जिंक में आकार बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ज्यादा, जिससे परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी होता है और इन दोनों का आकार बढ़ता है। तो अपने जो आकार का क्रम है
वो क्या होता है, सबसे ज्यादा बड़ा होता है अपना स्केडियम, फिर टाइटेनियम, फिर जिंक। तो ये जो अपने 3D श्रेणी होती है उसके लिए किसका क्रम होता है, आकार का क्रम होता है, मतलब इनका आकार इस टाइप से, सबसे ज्यादा स्केडियम का होता है, फिर टाइटेनियम का और फिर जिंक का। अब इसकी जो बाकी बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने आज 3D और 4D श्रेणी देख ली है, 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया है, इसको याद करने की ट्रिक देख ली है, इसमें क्या मतलब इलेक्ट्रॉन किस टाइप से फुलफिल किया जाता है वो देख लिया, इसका आकार के बारे में देख लिया। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके बाकी की चीजों के बारे में देखेंगे, जैसे इसका गलनांक, ऑक्सीकरण अवस्था, क्वथनांक थोड़ी देखेंगे, गलनांक, ऑक्सीकरण अवस्था और भी काफी चीजें देखेंगे अपन। तो आज का अपना साथ यहीं तक का था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।